नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा चल रहा था राजस्थान के इतिहास के अंदर और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं चल रही थी और इसके अंतर्गत हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर नगरीय सभ्यता के बारे में बात की थी और आज बात करेंगे बागोर सभ्यता के बारे में। बागोर सभ्यता का दोस्तों उत्खनन स्थल कहाँ पर है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, उत्खनन किसने किया, उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने नगरीय सभ्यता के बारे में चर्चा की। चलिएगा दोस्तों शुरू करेंगे आज आपके बागोर सभ्यता। दोस्तों इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार अपने दोस्तों के अंदर आओ, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो और फिर अपने शुरू करते हैं बागोर सभ्यता। दोस्तों चलिए बागोर सभ्यता, हाँ जी एक बार शेयर कर दो दोस्तों, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो उसके अंदर शेयर कर दो। फिर अपने शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर प्राचीन सभ्यताओं के अंदर आज बात करेंगे हम बागोर सभ्यता की। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें देखेंगे बागोर सभ्यता को, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी चलिएगा शुरू करेंगे आज बागोर सभ्यता। हेडिंग डाल लीजिए बागोर सभ्यता। और दोस्तों पहले वाला वीडियो अगर देखे नहीं है तो चैनल जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिए पहले वाले। अब तक हमने दोस्तों 5 वीडियो अपलोड कर लिए जिसके अंदर नगरीय सभ्यता के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी। और आज बात करेंगे बागोर सभ्यता के बारे में। तो बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता। दोस्तों बागोर सभ्यता है वो कहां पर स्थित है? बागोर जो स्थान है बागोर को आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये बागोर सभ्यता है वो आपके उद्भव हुई है वो कहां पर हुई है? बागोर जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों बागोर भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता का उद्भव होता है। यानी बागोर सभ्यता का जो उद्भव है वो आपके बागोर क्षेत्र कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता का उद्भव होता है। बात करते हैं किस नदी के किनारे विकसित होती है बागोर सभ्यता? तो आपकी एक नदी आती है, कौन सी नदी दोस्तों? कोठारी नदी। यानी जो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है। दोस्तों बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे तो विकसित होती है लेकिन किसके द्वारा की जाती है? यानी इसका उत्खनन कौन करते हैं? बात करें उत्खनन करता की, यानी जो इनके खुदाई का कार्य वो किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? दोस्तों खुदाई का कार्य 2 व्यक्ति आते हैं आपके। पहला व्यक्ति आता है कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। यानी पहला व्यक्ति आता है आपके कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा यहाँ पर खुदाई का कार्य किया जाता है और इसी का या फिर वीरेंद्र नाथ का ही आपके एक सहयोगी आता है। कौन आता है? डॉक्टर एल.एस. लेसनिक। यानी एल.एस. लेसनिक। दोस्तों एल.एस. लेसनिक वह आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा यहाँ पर बागोर सभ्यता का है वो उत्खनन का कार्य किया जाता है, यानी खुदाई का कार्य किया जाता है 2 व्यक्तियों के द्वारा। पहला व्यक्ति आता है आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र और सेकंड व्यक्ति आता है लेसनिक, एल.एस. लेसनिक। दोस्तों बागोर सभ्यता है हमने स्थल यानी देख लिया कि स्थान कहां पर है, बागोर भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन बागोर भीलवाड़ा के अंदर ये अगर बात करें कि किस स्थल के ऊपर यानी किस टीले के किनारे खोज की गई थी, जहां पर खोज की गई यानी जिस जगह खुदाई का कार्य किया गया वो टीले का उसका क्या नाम था? यानी हम लिख सकते हैं कि किस स्थल के किनारे किस स्थल से खुदाई की गई थी? तो आता है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। और दोस्तों महासतियों के टीले से यहाँ पर बागोर सभ्यता क्या किया जाता है? बागोर सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। या लिख सकते हैं हमें कि ये बागोर सभ्यता का पूरा तत्व है स्थल है। दोस्तों बागोर सभ्यता का पूरा तत्व है स्थल है जहां से बागोर सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी खुदाई का कार्य होता है महासतियों का टीले से खुदाई का कार्य किया जाता है। बागोर सभ्यता
का पुरातत्व स्थल, पुरातत्व स्थल। दोस्तों यहां से बागोर सभ्यता क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। और जो बागोर सभ्यता है वो किस सभ्यता के समान है, जो बागोर सभ्यता से है वो किस सभ्यता के समान हमें यहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों आयड सभ्यता आती है कि राजस्थान के उदयपुर के जिले के अंदर है आयड सभ्यता। यहां से हमें जो बागोर सभ्यता से अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो आयड सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। आयड सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त होते हैं यहां से। चलिए, यानी हम लिख सकते हैं कि दोस्तों आयड सभ्यता के समान है, आयड सभ्यता के समान है, आयड सभ्यता के समान है अवशेष प्राप्त होते हैं किस सभ्यता के अंदर, बागोर सभ्यता के अंदर आयड सभ्यता के समान है अवशेष प्राप्त हुए। यानी हम कह सकते हैं कि बागोर सभ्यता के अंदर जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वो किसके समान थे, वो आयड सभ्यता के समान प्राप्त होते हैं। बागोर सभ्यता के अंदर जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो आयड सभ्यता के अंदर। लेकिन दोस्तों एक बात भी ध्यान रखना कि यहां से यानी बागोर सभ्यता से हमें सर्वाधिक प्राचीन यानी सबसे प्राचीन किसके अवशेष, सबसे प्राचीन आपके कृषि व पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं भारत के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं कृषि व आपके पशुपालन के, तो वो इसी सभ्यता से होते हैं, बागोर सभ्यता से। चलिए मैं नेक्स्ट इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सभ्यता यहां से हमें कृषि और पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक प्राचीन या सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं आपके बागोर सभ्यता से। हाँ जी दोस्तों, बागोर सभ्यता से सर्वाधिक प्राचीन या फिर जो आयड से आपके आयड सभ्यता के समान यहाँ से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं बागोर सभ्यता से। और जो बागोर सभ्यता है वो आपके कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है, कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है। उत्खननकर्ता की बात करें तो दो व्यक्ति आते हैं, पहले आपके वीरेंद्र नाथ शर्मा व्यक्ति आते हैं, सेकंड आते हैं इन्हीं के सहयोगी थे आपके कौन है, एल.एस. लेसनिक, यानी लेसुन एल.एस. लेसनिक। इस स्थल की बात करें जो ये टीले की खोज की गई थी उस टीले का नाम आता है महासत्यों का टीला, जहां से हमें बागोर सभ्यता की क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है बागोर सभ्यता की। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सभ्यता है वो आपके आयड सभ्यता के समान सभ्यता थी, यानी आयड सभ्यता के समान यहाँ से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वो आयड सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ से हमें जो कृषि या फिर जो पशुपालन के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। कृषि व पशुपालन यहां से राजस्थान में, यहां से राजस्थान में कृषि आखिर दोस्तों क्या होता है, शिकार, कृषि आखेट शिकार और किसके, पशुपालन के दोस्तों, पशुपालन के। यहां से मैं राजस्थान में आपके कृषि आखेट या जिसे हम बोल सकते हैं क्या, शिकार और पशुपालन के, पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं, प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं, प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं। राजस्थान में कृषि आखेट शिकार और आपके पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों, बागोर की सभ्यता जो आपके भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है वहां से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है, सबसे प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं आपके दोस्तों। जो बागोर सभ्यता थी वो आपके किस काल की थी, बागोर सभ्यता है वो आपके प्राग ऐतिहासिक काल, यानी बागोर सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हमें
लिखित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, उस सभ्यता उस काल की सभ्यता आती है कौन सी? बागोर सभ्यता। यानी हम लिख सकते हैं कि बागोर सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है दोस्तों, काल की सभ्यता है। यानी दोस्तों अगर सीधी बात की जाए कि ये आपके मध्य पाषाण काल की सभ्यता आती है दोस्तों, किस काल की आती है? आपके मध्य पाषाण काल की सभ्यता, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की दोस्तों सभ्यता है। यानी कहा जाए कि जो आपके बागोर सभ्यता है वो बागोर सभ्यता किस काल की है? तो मध्य पाषाण काल की सभ्यता आती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ के जो लोग थे वो किस वस्तु का किस वस्तु का या फिर किस आपके धातु का प्रयोग किया करते थे? तो यहाँ के दोस्तों लोग है वो धातु नहीं कहकर आपके बात करें कि यहाँ के जो लोग है वो औजार और शस्त्र है वो आपके पत्थर के बनाते। यानी लिख सकते हैं कि यहाँ के लोगों के द्वारा औजार व यहाँ के लोगों के द्वारा दोस्तों औजार व आपके शस्त्र है वो किसके बनाते? शस्त्र है वो आपके पत्थर के बनाते थे दोस्तों। यानी यहाँ के लोग है वो आपके पत्थर से ज्यादा परिचित थे, क्योंकि ये जो सभ्यता आती है वो किस काल की आती है दोस्तों? मध्य पाषाण काल की सभ्यता आती है। और इसीलिए यहाँ के जो लोगों के द्वारा सर्वाधिक अपने औजार बनाए गए, शस्त्र बनाए गए, वो किसके बनाए गए? पत्थर के शस्त्र बनाए गए थे। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। और इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों। यानी यहाँ के लोग है वो औजार और जो शस्त्र, यानी औजार जो अपने हथियार या फिर शस्त्र होते थे वो किसके बनाते? पत्थरों के बनाते। इसीलिए यहाँ पर जो इस सभ्यता को क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। और ये जो दोस्तों सभ्यता आती है वो मध्य पाषाण काल की सभ्यता आती है। बात करें कि यहाँ से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, सबसे प्राचीनतम किसके? कृषि आखेट या फिर जिसे हम कहते हैं शिकार के, और प्राचीनतम आपके पशुपालन के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो किस सभ्यता से? बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं दोस्तों। और हमने बात की कि जो इस स्थल की है वो बागोर भीलवाड़ा के अंदर इसका जो आपके उद्भव होता है। और बात करें नदी की तो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। और ये किस टीले के किनारे विकसित हुई? तो आपके जहां पर उत्खनन किया गया था उस टीले का नाम आता है महासत्यों का टीला, जहां से हमें बागोर सभ्यता की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। और खोदाई का कार्य करने वाले दो व्यक्ति आते हैं दोस्तों, वीरेंद्र नाथ बैनर्जी आते हैं, पहले वीरेंद्र नाथ मिश्र आते हैं, और दूसरा व्यक्ति आता है आपके LS लेसनिक। चलिए दोस्तों, ये बागोर सभ्यता थी जो हमने कंप्लीट कर ली। और नेक्स्ट सभ्यता के बारे में बात करेंगे। कौन सी सभ्यता दोस्तों? रेड सभ्यता, जो टोंक के अंदर विकसित हुई थी, रेड सभ्यता। चलिए हाँ जी, रेड सभ्यता। चलिए शुरू करते हैं आपकी रेड सभ्यता। कौन सभ्यता दोस्तों? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता दोस्तों टोंक नदी आपके दोस्तों टोंक जिले के अंदर विकसित होती है रेड सभ्यता। और ये किस नदी के किनारे होती है? तो ढील नदी आती है, जो आपके किसकी सहायक नदी थी? बनास नदी की सहायक नदी आती है ढील नदी। नेक्स्ट सभ्यता थी आपकी कौन सी? एक मिनट दोस्तों, रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता।
चलिएगा, सभ्यता की आपके रेड सभ्यता। और दोस्तों रेड सभ्यता की बात करें तो रेड टोंक के अंदर ये विकसित हुई थी सभ्यता। कहां पर? रेड पड़ता है आपके टोंक, वर्तमान टोंक के अंदर पड़ता है रेड। आपके रेड नदी आपके रेड गांव के अंदर या फिर रेड क्षेत्र के अंदर विकसित होती है रेड सभ्यता। दोस्तों नदी की बात करें तो आपके नदी कौन सी आती है? नदी आती है आपकी कौन सी? ढील नदी। और ढील नदी किसकी सहायक नदी आती है? तो ढील नदी बनास नदी की सहायक नदी आती है के किनारे विकसित होती है। ढील नदी के किनारे विकसित होती है आपके कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। अगर बात करें कि उत्खननकर्ता की, उत्खनन करता दोस्तों, उत्खनन है यहाँ पर दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। खुदाई का कार्य दो व्यक्ति करते हैं। पहला व्यक्ति आता है कौन? आपके दयाराम सैनी। और सेकंड आते हैं, इन्हीं के सहयोगी आते हैं कौन है? आपके केदारनाथ है पुरी। दोस्तों केदारनाथ है पुरी आते हैं सेकंड व्यक्ति, केदारनाथ है पुरी। चलिएगा, दयाराम सैनी के द्वारा खोज की जाती है। अब उत्खनन किया जाता है। सेकंड व्यक्ति आते हैं कौन है? केदारनाथ है पुरी। दोस्तों पुरी दो हो गए, एक तो अमरीश पुरी और दूसरा कौन सा? केदारनाथ पुरी। केदारनाथ है पुरी, अमरीश पुरी वही दोस्तों जिन्होंने क्या कहा कि कलेक्टर साहब है खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दोस्तों क्या? कलेक्टर साहब है खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और एक आपके होते हैं कौन है? केदारनाथ है, जो उत्खनन का कार्य करते हैं, यानी नरेगा के अंदर अपना ज्वाइन करते हैं, नरेगा ज्वाइन करते हैं, केदारनाथ पुरी। चलिए यहां से हमें दोस्तों 3 सिक्के प्राप्त होते हैं। ध्यान रख लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि यहां से हमें 3 सिक्के प्राप्त होते हैं, 3 सिक्के। और वो 3 सिक्के कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सिक्के की बात करें तो दोस्तों यहां से हमें 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। पहला दोस्तों जो मालव गणराज्य का सिक्का प्राप्त होता है, कौन सा? मालव गणराज्य का के सिक्के प्राप्त होते हैं। मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं। अगर सेकंड बात करें तो यहां से हमें दोस्तों क्या? चांदी की आयात मुद्राएं प्राप्त होती है, चांदी की, जिसे क्या कहते हैं? पंचमारक के सिक्के कहा जाता है दोस्तों। चांदी की कौन सी मुद्राएं दोस्तों? आहत मुद्राएं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पंचमारक सिक्के। और दोस्तों ये सिक्के, पंचमारक सिक्के, वो विश्व के अंदर यानी अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पंचमारक सिक्के विश्व के अंदर है, सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ से दोस्तों कितने प्राप्त होते हैं तो दोस्तों ध्यान रख लेना, आपके 3075 है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों 3075। एक ही स्थान से सिक्के प्राप्त होना, और वही किसके अंदर है? सूती लाल कपड़े के अंदर, यानी लाल है सूती वस्त्र के अंदर, सूती वस्त्र के अंदर 3075 सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां से? रेड सभ्यता, जो कहां पर बढ़ती है? विकसित है आपके टोंक के अंदर विकसित है रेड सभ्यता। और यहां से दोस्तों हमें प्राप्त होते हैं कितने? 3075 सिक्के एक साथ। चलिएगा, सेकंड पर अगर नेक्स्ट बात करें कि यहां से हमें तीसरा और सिक्का प्राप्त है, कौन सा? लोहे की मुद्राएं प्राप्त होती है दोस्तों। लोहे की मुद्राएं दोस्तों प्राप्त होती है। यानी आप ध्यान रख लेना दोस्तों कि यहां से हमें जो आपके रेड सभ्यता है, इसके अंदर से हमें 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। पहला आता है गणराज्य, मालव गणराज्य के सिक्के। और सेकंड अगर नेक्स्ट बात करें कि चांदी के आहत मुद्राएं यानी पंचमारक, जिनके ऊपर क्या है? 5 चित्र अंकित है, जैसे पेड़ हो गया, हाथी, इस प्रकार 5 चित्र अंकित है। और यहाँ से सर्वाधिक मिली है 3075 मुद्राएं या फिर पंचमारक सिक्के प्राप्त होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि एशिया के अंदर सर्वाधिक है, इसी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, यानी रेड सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। और भारत में एक स्थान से सर्वाधिक सिक्के या फिर सर्वाधिक पंचमारक सिक्के प्राप्त है, किस सभ्यता से? रेड सभ्यता से प्राप्त होता है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का टाटा नगर, यानी बाय बाय भारत कहा जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें
चलिएगा। हाँ जी, यानी बात करें कि एशिया के अंदर सर्वाधिक कहां से प्राप्त होते हैं पंचमारक सिक्के, या फिर एशिया के अंदर सर्वाधिक ये सिक्के प्राप्त होते हैं, पंचमारक सिक्के प्राप्त होते हैं कहां से? रेड सभ्यता से। चलिए, एशिया में पंचमारक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां से मिलता है? रेड सभ्यता से मिलता है। बड़ा भंडार मिलता है दोस्तों, बड़ा भंडार मिलता है एशिया के अंदर पंचमारक सिक्कों का। यानी जो रेड सभ्यता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, यानी पंचमारक सिक्के है वो एशिया के अंदर सर्वाधिक भंडार मिलते हैं कहां से? रेड सभ्यता से। नेक्स्ट बात करें कि भारत में एक ही स्थान से सर्वाधिक पंचमारक सिक्के प्राप्त होते हैं, यानी भारत में अब तक एक ही स्थान से सर्वाधिक पंचमारक सिक्के यहीं से प्राप्त होते हैं, दोस्तों, प्राप्त होते हैं। यानी भारत के अंदर है अब तक का यानी रिकॉर्ड रहा है कि अब तक सर्वाधिक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं कहां से? एक ही स्थान से, यानी अलग अलग सभ्यता से नहीं होकर एक ही सभ्यता से होते हैं। कहां से? रेड सभ्यता से। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भारत का या फिर प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? टाटा नगर कहा जाता है। यानी प्राचीन भारत को क्या बाय बाय अब हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आ गई, यानी मॉडर्न भारत के अंदर आ गई। चलिएगा, यानी प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किसको? रेड सभ्यता को कहा जाता है टाटा नगर। कौन सा नगर है? टाटा नगर। यानी प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड सभ्यता को, कहा जाता है आगे किसको? रेड सभ्यता को दोस्तों। और यहाँ से हमें किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों यहाँ से हमें आपके बर्तन मिले हैं। किसके मिले हैं? तांबे के बर्तन मिले हैं। और उनके आकार की बात करें तो दोस्तों आकार आता है किसका? बंदर के समान आकार आता है दोस्तों। तांबे के बर्तन यहाँ से मिले हैं, और जिनका आकार की बात करें तो आकार आता है आपके आपके बंदर के समान आकार आता है। हाँ जी दोस्तों, चलिए, यानी और साक्ष्य की बात करें तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? यहां लिख सकता हूं मैं क्या कि तांबे के बर्तन मिले हैं। तांबे के बर्तन मिलने का कार्य होते हैं। तांबे के बर्तन मिले, जिनके आकार की बात करें तो दोस्तों आकार के साथ है, यानी आकार है बंदर के समान आकार। किस प्रकार का दोस्तों? बंदर के समान आकार मिलता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करें कि यहाँ से हमें और किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं तो दोस्तों मरण मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो मरण मूर्तियां मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं, और जिस पर किस कला का आपके मथुरा कला का साक्ष्य प्राप्त होता है। मथुरा कला के बर्तन मिलते हैं, या फिर मथुरा शैली से मरण मूर्तियां प्राप्त होती है दोस्तों। मरण मूर्तियां आपके, हाँ जी, मरण मूर्तियों के साक्ष्य मिले, जिन पर मथुरा कला की क्या थी? छाप थी। मथुरा कला की छाप। यानी दोस्तों यहां से मरण मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, और इसके अंदर आपके
मथुरा कला की छाप आती है, मथुरा कला की छाप लगी हुई थी, यानी मथुरा कला का जो हमें मथुरा कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं किस सभ्यता के अंदर है, रेड सभ्यता के अंदर दोस्तों, रेड है सभ्यता के अंदर। और आपको एक प्रश्न का अगर ध्यान हो तो कि मरण मूर्तियां यानी जो टेराकोटा है वो वर्तमान में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है दोस्तों, मरण मूर्ति या फिर टेराकोटा है वर्तमान में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, वर्तमान में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। हाँ जी दोस्तों, मरण मूर्तियों की बात करें तो मरण मूर्ति या फिर जो मिट्टी की मूर्तियां बनती है जिसे टेराकोटा कहा जाता है, टेराकोटा मोलेला राजसमंद की वर्तमान के अंदर क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। अगर नेक्स्ट बात करें कि हवन सिक्कों के अंदर, हवन सिक्कों पर एक है एपोलोडोटस का खंडित सिक्का प्राप्त होता है। हवन सिक्कों पर है, हवन सिक्कों पर दोस्तों आपके हवन सिक्कों पर है, हवन सिक्कों पर यूनानी शासक आते हैं, हवन सिक्कों पर है यूनानी शासक आते हैं। कौन से दोस्तों यूनानी शासक आते हैं, एपोलोडोटस, यूनानी शासक एपोलोडोटस के खंडित सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं कि खंडित सिक्कों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, खंडित सिक्के प्राप्त होते हैं। अगर नेक्स्ट और बात की जाए तो क्या आपके बात करते हैं कि किस प्रकार के आप, हाँ जी यहाँ पर दोस्तों हमें और अगर बात की जाए और किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं तो आपकी ये बात है कि यहाँ पर है आलीशान मकान बने हुए, यानी आलीशान मकान के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, आलीशान मकान के साक्ष्य, आलीशान मकान के साक्ष्य मिले दोस्तों। आलीशान मकान किससे, यानी जिसके अंदर एसी वगैरह कूलर वगैरह लगे हुए थे और उसके साक्ष्य मिले थे, लेकिन ऐसे नहीं है कि कच्ची ईंटों के बने हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, यानी आलीशान मकान भाई साहब एसी और कूलर वगैरह सब लगा हुआ, व्यवस्था की हुई अच्छी, और आलीशान मकान हमें प्राप्त होते हैं किस सभ्यता से, रेड सभ्यता से। और ये हमने रेड सभ्यता और आपके बात करें कि बागोर सभ्यता को दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लास्ट अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों कीजिए, जिससे क्या है कि हमें भी कुछ एनर्जी मिलती है। और दोस्तों अगर बात करेंगे नेक्स्ट सभ्यता के अंदर बात कल करेंगे, और अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो जो पीछे वाले वीडियो है। चलिएगा तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों।